नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मुरली मनोहर, SCPG कॉलेज मैनपुरी से। मैं जो है आज ये आप उन छात्रों के लिए और उन युवा शक्तियों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो अपना एग्रीकल्चर में भविष्य तलाशते हैं, या जो एग्रीकल्चर से पढ़ाई करना चाहते हैं, या जो एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं। तो ये सभी के लिए यूजफुल होने वाला है, तो आप इसे लास्ट तक देखिए। इससे जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, या जो ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। और जो नए हैं हमारे व्यूअर हैं पहले से, वो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, है ना, किसी बार डाउट हो। और जो नए व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को और जो अपने चाहने वाले हैं, जो एग्रीकल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, या ऐसे छात्र हैं जो हमें एग्रीकल्चर में एक डिग्री कर चुके हैं, मान लीजिए BSc कर चुके हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। लंबा हो सकता है लेकिन आप बने रहिए और पूरी जानकारी लीजिए। देखिए, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा है, या छात्र है, या कोई छात्रा है, अगर जरा सी भी थोड़ी सी भी मेहनत करेगी, लेकिन इसमें आपको मेहनत करनी है, रेगुलरिटी रहनी है। मान लीजिए आपने जो है सबसे पहले हाई स्कूल से अगर एग्रीकल्चर लिया तो अच्छा है, उसका बेस मजबूत होगा। अगर उसने हाई स्कूल से नहीं लिया, इंटर से एग्रीकल्चर लिया है, तो भी उसका अच्छा बेस मजबूत होगा। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में एग्रीकल्चर के कुछ कॉलेजों की हमेशा कमी रहती है। तो छात्र जो है साइंस सब्जेक्ट से या अन्य किसी साइंस के सब्जेक्ट से, जैसे बायो हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, इनसे करके हाई स्कूल और इंटर कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके बारे में जो है सभी लोग जानते हैं। फिर अपने उन पेरेंटों को होश आता है, या उन छात्रों को थोड़ा जागरूकता मिलती है कि हाँ ये सब्जेक्ट अच्छा है, फिर जो है वो एग्रीकल्चर में आते हैं और वो ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से करते हैं, यानी BSc एग्रीकल्चर से करते हैं। तो BSc एग्रीकल्चर करने के लिए तो आप इससे हम जो है रिलेटेड सभी क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो एक क्वेश्चन को पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि कोई छात्र है या कोई अभिभावक है जो अपने पेरेंटों को एग्रीकल्चर पढ़ाना चाहता है, तो एग्रीकल्चर क्यों पढ़ाए, है ना, सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए छात्रों को हम एग्रीकल्चर इसलिए पढ़ते हैं कि सर 1900 जो 42 जब अंग्रेजों का शासन था उस समय अकाल पड़ा था, है ना, पश्चिम पश्चिम बंगाल में जब अकाल पड़ा था, भुखमरी थी। भुखमरी किसके कारण थी कि हमारे खाने के लिए नहीं था, है ना। लेकिन उसके बाद 1966-67 में जो है हमारी जो है हरित क्रांति आई। उसके बाद जो है हमारे देश में अन्न के लिए एक महत्वपूर्ण स्टोरेज हो गया और फूड सिक्योरिटी हो गई, यानी भोजन की हमारे पास सुरक्षा हो गई। आज जो है FCI जो गोदाम है वहाँ पर भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये किसकी देन है, ये एग्रीकल्चर की देन है, जिसके कारण आज हम एक जो दूसरे नंबर की जनसंख्या होने वाले विश्व में, हमारा देश दूसरे नंबर की जनसंख्या है, फर्स्ट नंबर पर चाहना है, उसका भरण पोषण कर रहा है, साथ ही साथ अन्य देशों को लिए भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए एग्रीकल्चर को कोई हल्के में ना ले, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसमें रोजगार के 100% गारंटी रहती है। मान लीजिए आपका रोजगार नहीं मिलता, फिर भी आप जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं करना चाहते और जो है गवर्नमेंट सेक्टर में उनकी जॉब नहीं लगती, तो वो एक अच्छे कृषक होते हैं जो अन्य कृषकों के लिए भी एक अगली लाइन यानी अगली पंक्ति के कृषक होते हैं जो अच्छी प्रोडक्शन करते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एग्रीकल्चर को सभी बच्चे या सभी छात्र या जो भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर पढ़ा सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर जो है शुरुआत होती है इंटर से, है ना, और हाई स्कूल से भी होती है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इंटर से भी बच्चे एग्रीकल्चर करते हैं और फिर BSc एग्रीकल्चर से करते हैं, फिर MSc करते हैं। और फिर उसके बाद कुछ छात्र जो है और अधिक जागरूक होते हैं और युवा प्रभावशाली होते हैं, वो PhD भी करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर तक की उपाधि लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आगे प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आपको मान लीजिए आपको BSc करनी है एग्रीकल्चर से, अगर आपने एग्रीकल्चर से इंटर नहीं की कोई दिक्कत नहीं, आपने हाई स्कूल एग्रीकल्चर से नहीं की कोई दिक्कत नहीं, आपका साइंस सब्जेक्ट से होना आवश्यक है, यानी इंटर में आपका साइंस सब्जेक्ट होगा, चाहे वो बायो हो या मैथ हो, ठीक है। एग्रीकल्चर है तो वो सोने पे सुहागा है। तो आप जो है BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर जो है लगभग 4 साल की होती है ना, 8 सेमेस्टर होते हैं।
तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से 7 और 8, और जो 7 और 8 सब्जेक्ट होता है वहाँ पर थोड़े एग्जाम नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है। तो आपको बेसिकली जो है आपके जो एग्जाम होते हैं वो 6 सेमेस्टर तक होते हैं, है ना। उसके बाद जो है आपके प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा रखे जाते हैं। जब छात्र एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर कर लेता है, तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो आगे पढ़ाई जारी रखते हैं, तो वो एमएससी करेंगे। तो जो छात्र आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं वो एमएससी करेंगे। एमएससी किस सब्जेक्ट से करनी है, ये छात्र की रुचि के आधार पर होता है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट, जब बीएससी में हम सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट टोटल 11 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट 11, 11 या 12, 13 सब्जेक्ट तक होते हैं, लेकिन मेन 11 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, है ना। ये जो लगभग 11 सब्जेक्ट हैं। तो इन 11 सब्जेक्ट्सों से आप किसी से भी एमएससी कर सकते हैं। सब्जेक्ट मोस्टली जो देखे जाते हैं छात्र जो है एमएससी एग्रोनॉमी से करते हैं, एमएससी हॉर्टिकल्चर से करते हैं। लेकिन आजकल देखा गया है जब जब वैकेंसी निकलती हैं तो उसमें एमएससी एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर के कम्पिटिटिव ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारी राय यही है कि बच्चे इन 2 सब्जेक्टों को छोड़कर किसी अन्य सब्जेक्ट से करेंगे तो वहाँ पर उसके गवर्नमेंट जॉब पाने के चांस अच्छे रहेंगे, है ना। क्योंकि अन्य की सीटें, क्योंकि बच्चे उसमें रुचि ज़्यादा नहीं दिखाते, तो उनकी सीटें खाली रहती हैं और उनमें कंपटीशन कम रहता है। आगे बात करें, अगर बच्चे ने एमएससी कर लिया है किसी सब्जेक्ट से और आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो एमएससी के बाद जो है छात्र, जैसे एमएससी मान लीजिए हॉर्टिकल्चर है, तो हॉर्टिकल्चर में जो ब्रांचें होती हैं जैसे ऑलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, है ना, और जो है आपकी पोमोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये जो ब्रांचें होती हैं इनसे किसी छात्र, कोई भी छात्र इससे, जो एक संस्था है हमारी आईसीआर की, एएसआरबी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो ये जो क्या करती है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये नेट एग्जाम कराती है, आईसीएआर नेट एग्जाम। तो ये नेट एग्जाम वो छात्र जिसने एमएससी कंप्लीट कर ली है वो नेट एग्जाम दे सकता है एक विशेष सब्जेक्ट से। जैसे जितने भी एमएससी आप करेंगे, एमएससी में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें से किसी एक सब्जेक्ट से आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, और अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपको जो है पीएचडी करना इतना आवश्यक नहीं रहता। हाँ, अलग पीएचडी करते हैं तो उसका बेनिफिट अलग रहता है, लेकिन आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर कहीं जॉब निकलती है वहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सबसे सीधा तरीका। लेकिन इसमें आपको जो है पढ़ाई अधिक करनी पड़ेगी, आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर नेट क्वालिफाई नहीं करते तो आप जो है पीएचडी की तरफ जा सकते हैं। पीएचडी पीएचडी जो है एक शोध वर्क होता है, इसमें काफ़ी समय भी लग सकता है, लगभग मैक्सिमम 6 साल लगती हैं, ठीक है। और उससे पहले भी आप जैसा भी आपकी यूनिवर्सिटी है उस हिसाब से आपको अरेंज कराती है, ठीक है। तो पीएचडी कर लेंगे, उससे भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों करने के बाद अगर कोई छात्र चाहता है कि हाँ मैं सर बीएससी करने के बाद हम जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए अन्य जैसे राज्यों की सरकारें होती हैं, उत्तर प्रदेश की EPSSC जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है वो है, AGTA एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट निकालती है जॉब, वो भी बीएससी से होती हैं। उसके बाद जो है मिल्क सुपरवाइजर जो कि 12 से भी निकल आती हैं, और कभी कभी जो है आपकी ग्रेजुएशन से भी निकलती हैं, ठीक है। और जो है आपका कैंप सुपरवाइजर हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार से निकलती है, ठीक है। उसके बाद अन्य कई वैकेंसियाँ फूड प्रीजर्व, है ना। तो ये जो वैकेंसियाँ हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार से निकलती हैं। अन्य राज्यों से जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, और अन्य मध्य प्रदेश हो गया, जो भी हमारे जो हिंदी मीडियम यानी उत्तर भारत के जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो एक दूसरे से वैकेंसी शेयर करते हैं। जैसे बिहार हो गया, यहाँ पर भी आप जो है एग्रीकल्चर की जो है वैकेंसी निकलती हैं बीएससी से, मोस्टली वैकेंसी बीएससी से निकलती हैं। जो सीमित वैकेंसी होती है वो एमएससी, और जो है जो जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया वो एमएससी से कुछ वैकेंसी निकालता है, और कुछ जो है बीएससी से भी निकालता है, वो बी ग्रेड और की वैकेंसी निकालता है। सी ग्रेड और डी ग्रेड की वैकेंसी हमारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग निकालता है, उससे आप जो है वहाँ पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे प्रभावशाली होते हैं वो इस जॉब प्राप्त कर लेते हैं। जो बच्चे प्रभावशाली नहीं है, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं लगता है, मान लीजिए कुछ उनका अध्ययन नहीं हो पाता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो है कई सेक्टर होते हैं, हमने बताया था जो 11 सब्जेक्ट थे, 11 सब्जेक्ट के अंदर जो है कई, जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, है ना, फर्टिलाइजर की, और फर्टिलाइजर में भी अनेक कैटेगरी के फर्टिलाइजर होते हैं, बायो फर्टिलाइजर हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर,
कई प्रकार के फर्टिलाइजर होंगे, ठीक है, मैन्योर होगा, इनमें आप जो है सेक्टर में जा सकते हैं। उनके जो है मार्केटिंग सेक्टर होता है, मार्केटिंग सेक्टर में तो आपको जो है बीएससी के बाद तुरंत जॉब मिल जाती है, ठीक है। उसमें हार्ड वर्क काफ़ी करना पड़ता है, एक्सपीरियंस के आधार पर आपको उसमें प्रमोशन मिलता है और आप जो है जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसे कमाएंगे। और इसके बाद आपका जो है स्वयं अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए जो है मैंने हैदराबाद के द्वारा भी कुछ प्रशिक्षण दिए जाते हैं, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस के द्वारा, वहाँ पर आप प्रशिक्षण पाके जो अनुदान प्राप्त होता है, अनुदान के द्वारा आप जो है अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं और उस पर सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सभी तभी हो सकता है जब आप ढंग से पढ़ाई करेंगे। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ जो है शुरुआत से, तो आप हाई स्कूल, इंटर, बीएससी और एमएससी, ठीक है, पीएचडी और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए ये आपको बता दिया, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और जो भी अभिभावक अपने बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए शुभकामनाएं। और जो छात्र एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। चाहे दुनिया इसे उस नज़र से नहीं देखती, कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर का छात्र है या एग्रीकल्चर का है, लेकिन आजकल जो है इसको बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा जॉब एग्रीकल्चर ही दे रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो स्कोप है, भविष्य है, वो उज्ज्वल है। तो इसलिए इसको गंभीरता से पढ़ें। कुछ छात्रों के कमेंट आते हैं कि सर हमें पढ़ाई, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर आ गया है जहाँ पर जो आपको रील ऊपर नीचे सरकाते हुए बच्चे मिलेंगे, लेकिन उनका दिमाग ब्रेन वॉश हो गया है, वो याद नहीं रहता। तो याद रहने का तरीका है आप जो है मोस्टली बुकें लें और स्टैंडर्ड बुकें लें, ऐसी बुकें लें जिनका जो मटेरियल है वो उच्च लेवल का है ना, स्टैंडर्ड लेवल का है। तो उन बुकों को लें और एक बार अपने बिना याद करते हुए पढ़ें, फिर दूसरी बार जब उसे पढ़ेंगे तो आपको याद होने लगेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको उसके और अच्छा याद होगा। क्योंकि देखने, पढ़ने और जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सबसे पहले देखते हैं फिर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमारे कान सुनते हैं। तो जितनी भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जितनी बार किसी सब्जेक्ट को या किसी सिद्धांत को रिपीट करते हैं तो हमारे अंदर उसकी जो है स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमेशा किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो पूरा उसे कंप्लीट करें और मन के अंदर यह जिज्ञासा होनी चाहिए कि यह क्या है और कैसे है और क्यों है और इसका हमें क्या महत्व है ना, इसका क्या महत्व। अगर ये आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा रखेंगे और जब जानने की जिज्ञासा रखेंगे तो आपका माइंड उसे स्टोरेज करेगा, जो स्टोरेज कैपेसिटी है आपकी बढ़ेगी और आप जो है अपने एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या जो भी थ्योरी एग्जाम है, उसमें बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, नमस्कार।